बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे दरख्वास्त है कि सीटों पे बैठ जाएं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का गवर्नर साहब आपकी इजाज़त से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एज़ यूजुअल मॉनेटरी पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो हिस्सों में होती है। पहले हिस्से में गवर्नर साहब मॉनेटरी पॉलिसी और उससे रिलेटेड हक़ाइक़ बयान करते हैं और उसके बाद आप सबके सवाल जवाब का वो जवाब देते हैं। तो सबसे पहले मैं गवर्नर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आज की मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन उसके रिलेटेड हक़ाइक़ पे अपना इजहार करें। गवर्नर साहब, ओवर टू यू। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ और उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसीजन लिया कि जो हमारा पॉलिसी रेट है उसको मौजूदा सतह पे बरकरार रखा जाए, जो कि 11% है। आपको याद है कि पिछली मीटिंग में भी इसको मेंटेन रखा गया था और इसमें भी आज भी उसका मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टांस है उसको कंटिन्यू किया गया और मॉनेटरी पॉलिसी ने जो डिसाइड किया कि रेट जो है वो 11% में मेंटेन किया जाए। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और मैं बस ज़्यादातर चीज़ें हमने जो स्टेटमेंट दी है उसके अंदर भी मेंशन करती हैं, बट मैं दो तीन चीज़ें आपको जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि पिछले साल हमारा जो इन्फ्लेशन था, जो फिस्कल ईयर ख़त्म हुआ है, हेडलाइन इन्फ्लेशन एवरेज जो है वो 4.5% रहा, जो कि हमारे जो रेंज है जो हमने डिसाइड की हुई थी स्टेट बैंक की तरफ से टारगेट वो, और गवर्नमेंट का भी वही टारगेट था 5 to 7%, तो उससे स्लाइटली नीचे की साइड पे था, बट वाज क्लोज टू द टारगेट। जो नेक्स्ट ईयर के लिए हमने उसकी प्रोजेक्शन है वो भी मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ, लेकिन जो इसमें जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स है ओबियसली एक तो फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें काफ़ी ड्रास्टिक पिछले साल जो है वो कमी आई और उसके साथ साथ जो है वो जो कोर इन्फ्लेशन है जो कि ज़्यादा स्टैटिक रहता है और उसमें कमी कम होती है, तो उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता पिछले साल के अंदर कमी आई और जो पिछला महीना था जून का महीना उसमें ये कम हो गए तो अब 7.2% के करीब आ गया कोर इन्फ्लेशन। और इसी तरह जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है पिछले महीने जून में ये 3.2% था। तो आपने देखा होगा कि अप्रैल के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन हेडलाइन जो है वो बॉटम आउट हुआ और ये तकरीबन 0.3% के करीब आके तो इसने बढ़ना शुरू कर दिया और पिछले 2 माह में मई और जून के अंदर इसमें इजाफा हुआ है और आगे भी हम देख रहे हैं कि इसका अगले साल जो है वो थोड़ा शुरू में कम इजाफा है, उससे आगे थोड़ा ज़्यादा इजाफा है, बट इसका नॉर्मल जो स्टांस है हमारा वो वही रहेगा। और इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि चूँकि एनर्जी प्राइसेस अभी रिसेंटली कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स हुई हैं और आगे चल के बेस इफेक्ट जो है वो उसका भी वो फेवरेबल नहीं रहेगा, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए कमेटी ने ये डिसाइड किया और उसके अलावा बाकी के जो हमारे इंडिकेटर्स हैं जिसमें ख़ासकर जो है वो एक्सटर्नल अकाउंट की हमारी सिचुएशन है उसको भी रिव्यू किया और उसके बेस पे कमेटी ने डिसाइड किया कि हम जो है वो इस साल का इस कमेटी में इन्फ्लेशन इसका जो रेट है वो उसको मेंटेन रखें। खासकर एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा केयरफुली उसको रिव्यू किया गया और उसके अंदर रिसेंट जो चेंजेस आई हैं उसके ऊपर काफ़ी फोकस किया गया और आपने देखा होगा कि हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल जो 24 का साल था उसके मुकाबले में 25 में उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज़ आया। जो 24 के अंदर 53 बिलियन डॉलर्स के इंपोर्ट्स थे जो 2025 में बढ़ के तो तकरीबन 59 बिलियन जो है 59.1 बिलियन डॉलर्स वो हो गए। तो इसके अंदर जो ओवरऑल इंक्रीज था वो तकरीबन 11% के करीब था, 11.1%, लेकिन ज़्यादा जो इसमें देखने की बात है कि नॉन ऑयल इंपोर्ट्स में कैसे उसमें चेंज आया। तो नॉन ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं
वो 16% से बढ़े हैं। और ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उसमें एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ हुई और साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी ने चूँकि पिकअप करना शुरू किया है, तो उसमें अदर देन ऑयल इंपोर्ट्स जो है वो भी काफ़ी सब्सटेंशियल इंक्रीज़ आया है। और साथ साथ जो है वो हमारे जो दूसरे करंट अकाउंट के हमारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें रेमिटेंसेस हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें भी आया है, थोड़ा इजाफा हुआ है उसमें भी, लेकिन एक्सपोर्ट्स का इजाफा जो है वो काफ़ी कंटेन्ड है एज़ कम्पेयर टू रेमिटेंसेस। तो लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स जो है वो 4% से थोड़ी ऊपर बढ़ी हैं, जो कि वो रिलेटिवली कम थी, उसको मज़ीद जो है वो बेहतर होना चाहिए ताकि हम अपना करंट अकाउंट जो है उसको मेंटेन कर सकें, सरप्लस या उसके डेफिसिट को कंटेन कर सकें। रेमिटेंसेस का बहुत अच्छी आपने देखा ग्रोथ है पिछले साल, और ये $38 बिलियन टोटल रेमिटेंसेस थी एज अगेंस्ट $38.3 बिलियन एज अगेंस्ट लास्ट ईयर $30.3 बिलियन, तो तकरीबन $8 बिलियन का इसमें इजाफा हुआ है। उसके बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है, लेकिन एक जो की कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि बहुत सारे रेमिटेंसेस जो पहले हमारे इनफॉर्मल चैनल से आ रहे थे वो फॉर्मल चैनल में आने शुरू हुए हैं। उसमें गवर्नमेंट की स्कीम, जो इंसेंटिव स्कीम आपको पता है कि हमने अनाउंस की हुई थी, उसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट के जो डायनामिक्स हैं वो ओपन मार्केट के मुकाबले में जो इंटर बैंक की और एक्सचेंज कंपनीज़ की परफॉर्मेंस है वो भी उसमें भी काफ़ी उसका कंट्रीब्यूशन है। तो बहरहाल इसका नेट रिजल्ट हमारे पास ये निकला कि हमारे $8 बिलियन से रेमिटेंसेस जो है वो बढ़े हैं, और उसी के नतीजे में हमारा इस साल जो है वो करंट अकाउंट जो फिस्कल ईयर 25 हुआ ख़त्म हुआ उसमें करंट अकाउंट जो है सरप्लस रहा। हमारा करंट अकाउंट आपको पता है कि 2022 के अंदर बहुत ही ख़राब हालत थी, क्योंकि हमारा टोटल डेफिसिट उस वक्त $17.5 बिलियन का था, करंट अकाउंट डेफिसिट $17.5 बिलियन, जो कि 4.7% ऑफ GDP था, तो बहुत ह्यूज करंट अकाउंट डेफिसिट था। अब उसके बाद हमने जब ये मेजर्स लिए तो आपने देखा कि 23 के अंदर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई और ये तकरीबन 1% ऑफ GDP के बराबर आ गया। फिर आगे 24 के अंदर उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आई जो कि 0.5% ऑफ GDP के करीब आया, और इस साल जो है जो अभी ख़त्म हुआ है इसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट के बजाय सरप्लस में कन्वर्ट हुआ। और आपको याद होगा कि ये सरप्लस जो है वो हमारा कोई 14 साल के बाद जो है वो सरप्लस आया है, और पिछले 22 साल का तकरीबन ये हाईएस्ट सरप्लस है। तो उसी की वजह से हमारी एक्सटर्नल अकाउंट में काफ़ी स्टेबिलिटी आई, और इसी की वजह से हम जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से इंटर बैंक मार्केट के अंदर हमने जो एक्टिविटी की और उसके नतीजे में हमने काफ़ी सारी जो बाइंग की, तो उसमें हमारे रिजर्व्स के ऊपर भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। और आपने देखा कि पिछले साल के जितनी हमारी डेट सर्विसिंग थी वो सारी की सारी ऑन टाइम हमने पेमेंट्स की, और उसके बावजूद हमारे रिजर्व्स के अंदर जो है वो इजाफा हुआ। तो हमारे रिजर्व जो पिछले साल 9 बिलियन से थोड़े ऊपर थे, 9.4 बिलियन के करीब जून 2024 में, वो बढ़ के इस साल 14.5 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो हो गया था। तकरीबन उसमें $5 बिलियन का एक साल के अंदर इजाफा हुआ, और ये इसके बावजूद इजाफा हुआ कि हमने पिछले साल तकरीबन $26 अरब की हमारी जो $26 अरब से थोड़ी ज़्यादा रिपेमेंट्स थी, उसमें उसको सबको डील करने के बाद उसमें से बल्क जो तो रोल ओवर हुआ, लेकिन हमने कहा कोई $10 बिलियन के करीब उसकी रीपेमेंट्स भी की। तो इस सब को डेट को रीपे करने के बावजूद हमारे रिजर्व्स में $5 बिलियन का जो है वो इजाफा हुआ, और उसी की वजह से आपने देखा कि हमारा जो करंट अकाउंट के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, और साथ साथ हमारे जो FX मार्केट है उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही। और गोइंग फॉरवर्ड भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में आगे हमारी प्रोजेक्शंस जो है वो शेयर करूंगा, लेकिन इसका ओवरऑल मार्केट के फंडामेंटल्स जो है उसके सेंटिमेंट्स पे काफ़ी अच्छा असर रहा। आपने देखा कि हमने जितनी भी हमारी जो इंपोर्ट्स रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हों या दूसरी हमारी FX की रिक्वायरमेंट्स हों, वो भी सब की सब जो है वो उसमें बैंकिंग इंडस्ट्री ने उसको पूरा किया, और इसी वजह से आप अगर देखें तो हमारे जो इंपोर्ट्स हैं, जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वो 53 से बढ़कर अब जो है वो 59 बिलियन लास्ट ईयर में हो गए हैं, और इस सब के बावजूद हमारे पास जो है इतना कुशन अवेलेबल था कि हमने उसमें से बाइंग की मार्केट से और अपने रिजर्व्स को बिल्ड अप किया।
अब मैं थोड़ा सा आपको ग्रोथ के ऊपर बात कर लेता हूँ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो उसमें अगर आपको याद हो, कोई 23 के अंदर हमारी उसमें कॉन्ट्रैक्शन थी थोड़ी, फिर 24 के अंदर जो है वो ग्रोथ ने थोड़ा सा पिकअप किया, लेकिन वो रिलेटिवली लोअर साइड पे थी। लास्ट ईयर जो है वो तो हमारा ग्रोथ का एस्टीमेट, जो अभी एस्टीमेटेड फिगर्स हैं पीबीएस की तरफ से भी एस्टीमेट है, तो 2.7% जो है वो पिछले साल में एस्टीमेटेड ग्रोथ है। इस साल के मैं आपको अभी शेयर करूंगा, लेकिन पिछले साल में जो मेन जो उसमें इस ग्रोथ के रिलेटिवली लो होने की रीज़न है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो उसने ज़रा थोड़ा बल्कि काफ़ी जो है वो उसमें जो है वो स्लो ग्रोथ थी। पहले साल अगर आप देखें 24 में तो उसकी तकरीबन 6% से ऊपर की ग्रोथ थी, लेकिन पिछले साल जो है वो सिर्फ 0.6% की ग्रोथ थी, तो जो कि काफ़ी कम थी। और उसी की वजह से जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ने हालांकि पिछले साल भी अच्छा पिकअप किया है, और साथ साथ जो है वो हमारे जो सर्विसेज सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन चूंकि एग्रीकल्चर काफ़ी कम था तो इसलिए ओवरऑल ग्रोथ जो है वो 2.7% के करीब आ रही है। इस साल जो गोइंग फॉरवर्ड जो है उसमें एग्रीकल्चर को हम देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी बेहतरी आएगी, और उसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ जो है वो उसमें भी बेहतरी आएगी। तो अब मैं आपको हम स्टेट बैंक की तरफ से जो अगले साल की जो हम देख रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स किस तरफ जाएंगे, तो मैं उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी बात कर देता हूँ। और साथ में मैं आपको जो हमारे जो इस साल के जो भी फिस्कल ईयर शुरू हुआ है 2026 का, उसमें हमारी जो डेट सर्विसिंग होनी है और उसको हमने किस तरह डील करना है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर दूंगा। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप बताइए। तो जो नेक्स्ट ईयर के हमारे प्रोजेक्शंस है उसमें मैं आपको 4 की जो हमारे प्रोजेक्शंस है वो शेयर करूंगा। अगले साल जो हमारे ख्याल में अंदाज़ा जो हमारा है कि अगले साल जो इकानमी के अंदर जो की मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन का, जैसे आपको पता है कि हम कुछ सालों से अपना जो असेसमेंट हमने दिया हुआ है कि हमारा जो मीडियम टर्म टारगेट, जो कि पहले मीडियम टर्म होता था जब हमने शुरू किया था, अब ज़ाहिर है कि ये नेक्स्ट ईयर का भी ये टारगेट है। तो अगले साल में इन्फ्लेशन जो है वो 5 से 7% की रेंज में रहेगा, जो कि हमारा टारगेट है और गवर्नमेंट का भी टारगेट है। और इसमें ये इसके बावजूद रहेगा कि हमारा रिसेंटली जो इन्फ्लेशन के ऊपर कुछ इंक्रीज़ हुआ है और आगे हम देख रहे हैं कि उसमें और थोड़ा सा चेंजेस आएंगी, लेकिन इस सब को भी अकाउंट फॉर करने के बावजूद भी हमारा ख्याल है कि हम मीडियम टर्म टारगेट अपना मीट करने में कामयाब रहेंगे। दूसरा जो और उसके अंदर जो है वो जो कोर इन्फ्लेशन है अभी थोड़ा कम हो रहा है और कुछ और देर कम होता रहेगा, लेकिन उसके बाद भी इसमें थोड़ा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस इंक्रीज़ को अकाउंट फॉर करने के बावजूद और हमारे हेडलाइन इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ आने के बावजूद भी ओवरऑल जो है वो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। कुछ महीने, जैसे कि आप देखेंगे अभी हमने स्टेटमेंट में भी मेंशन किया, कुछ महीने ऐसे आएंगे कि जिसमें कि ये इन्फ्लेशन जो है हमारे अपर बैंड जो है जो 7% है उसको क्रॉस करेगा, लेकिन जो ओवरऑल एवरेज जो है वो 5 से 7 के दरमियान ही रहेगी। दूसरा जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं और नार्मली हम करते हैं वो करंट अकाउंट का जो ट्रेंड है। तो लास्ट ईयर आपने देखा कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में रहा था, लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा कि रिसेंट मंथ्स के अंदर इंपोर्ट्स जो है वो काफ़ी बढ़ना शुरू हुई है, और उसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट के डायनेमिक्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी असेसमेंट ये है कि जो करंट अकाउंट का हमारा लेवल है वो डेफिसिट रहेगा और वो 0 से 1% के दरमियान रहेगा। तो डिपेंड करेगा हमारी ट्रेड की जो ग्लोबल ट्रेड की जो सिचुएशन कैसी रहती है और हमारे रेमिटेंसेस का जो लेवल कैसा रहता है और हमारे एक्सपोर्ट्स का परफॉर्मेंस जो है वो कैसा रहता है। लेकिन इस सब के में जो इससे एसोसिएटेड जो रिस्क्स हैं उनको अकाउंट फॉर करने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि ये तकरीबन 0 से 1% के दरमियान, 0 to 1% ऑफ GDP इसके करीब जो है वो उसमें रहेगा। फिर हम और इसके अंदर जो रेमिटेंसेस हैं जो कि हमारा एक बहुत ही की कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है हमारे जो ओवरऑल करंट अकाउंट को स्टेबलाइज करने में, तो उसके ऊपर हम खास जो है वो हमने नज़र रखी हुई है। और पिछले साल तो बहुत एक्सेप्शनल साल था,
क्योंकि उसमें काफ़ी सारी डाइवर्शन, जैसे मैंने पहले कहा, हुई फ्रॉम इनफॉर्मल टू फार्मल मार्केट, और कुछ जो है वर्कर्स हमारे भी गए तो उसकी वजह से भी। लेकिन इस साल के अंदर उतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ तो नहीं होगी, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि ये 38 बिलियन जो है ये 40 बिलियन से ऊपर चला जाएगा। तो उसके बेस के ऊपर हमने ये प्रोजेक्शन आपको जो है वो 0.1% ऑफ जीडीपी की जो करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रोजेक्शन दी है, लेकिन अगर ये 40 से जितना ऊपर जाएगा तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे करंट अकाउंट के ऊपर आएगा। और साथ साथ जो ग्रोथ है हमारा जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ, उसमें नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा ख्याल ये है कि हमारी ग्रोथ जो है वो 3.25 से 4.25% के दरमियान रहेगी। पिछले साल के 2.7% के मुकाबले में अगले साल 3.25 से 4.25 रहेगी। उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो पिछले साल सिर्फ 0.6% था, हम देख रहे हैं कि इसमें जो है वो इजाफा होगा। और उसकी रीज़न मेनली यही है कि हमारी मेन जो क्रॉप्स हैं, बड़ी हमारी जो क्रॉप्स होती हैं, उसमें ये अभी जो रिसेंट जो बारिशें और पानी की जो अवेलेबिलिटी बेहतर हुई है, तो उसके नतीजे में उस पर पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट आएगा। और उसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है पिछले साल से बेहतर परफॉर्म करेगी, लेकिन 2024 से स्टिल जो अभी काफ़ी जो है वो कम रहेगी। और इस तरह इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आपने देखा है कि पिछले साल भी उसने काफ़ी पिकअप कर लिया है, और इस साल उसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी आएगी, और साथ सर्विसेज सेक्टर भी बेहतर परफॉर्म करेगा। तो इसलिए हमने जो असेसमेंट की है उसके मुताबिक तकरीबन 3.25 से 4.25% के दरमियान नेक्स्ट ईयर हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो रहेगा। और उसके अलावा जो है वो हमने जो इंपोर्ट्स और उसमें सारी चीज़ें जो है वो इनबिल्ट कर दी हैं करंट अकाउंट के अंदर, तो इसलिए उसका मैंने ओवरऑल आपको प्रोजेक्शन दे दिया। अब लास्टली मैं जो हमारा एक्सटर्नल डेट है उसकी बात कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद इट विल बी ओपन फॉर क्वेश्चंस। तो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सटर्नल जो रीपेबल डेट है वो फॉरेन करेंसी डेट जो है वो तकरीबन जो है वो 25.9 बिलियन, 26 बिलियन डॉलर से ज़रा सा कम रहेगा, जो कि पिछले साल अगर आपको याद हो तो जब हमने ईयर स्टार्ट किया था तो ये 26.3 बिलियन डॉलर के करीब हमने स्टार्ट किया था। और फिर उसमें इंटरेस्ट की जो रेट वगैरह की वजह से वेरिएशंस ग्लोबल मार्केट में आती, और हमारा जो इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं या पे करते हैं उसके ऊपर जो चेंजेस आती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत उसमें फ्लक्चुएशन आती है। बट लार्जली हमने लास्ट ईयर भी तकरीबन 26 बिलियन के करीब का जो हमारा डेट रीपेबल ओवरऑल था उसको सेटल किया, और इस साल भी तकरीबन उसी लेवल के ऊपर हमारा डेट है। इस 26 बिलियन डॉलर में से तकरीबन 16 बिलियन डॉलर जो है वो रोल ओवर होगा, और बाकी 10 बिलियन डॉलर जो है वो हमें रीपे करना है। और ये दूसरा ये भी बता दूं कि इस टोटल 26 बिलियन के अंदर जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो तकरीबन जो है वो 22 बिलियन के करीब है, और 4 बिलियन के डॉलर के करीब इस वक्त हमारी इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 26 बिलियन अगर रोल ओवर होता है, जिसमें हमारे बाईलैटरल डिपॉजिट्स और बाईलैटरल कमर्शियल लोन्स और बाईलैटरल जो दूसरे हमारे इंटरनेशनल लोन्स हैं, अगर आप उसको एक साइड पे रख लें तो बाकी 10 बिलियन के करीब हमें रीपे करना होगा, जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों अमाउंट जो है वो शामिल है। और इसके साथ जो है वो हमारा एक और बहुत जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे अक्सर शेयर करता हूँ और आज भी करना चाहता हूँ, वो ये कि आप ये देखें कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है, क्योंकि ये बहुत लोग बात करते हैं कि वो ये तो जी रिजर्व जो है वो डेट रेज कर करके बढ़ रहे हैं और लोन लिए हैं और उसकी वजह से ये बढ़ रहा है। तो आप ये देखें कि हमारा टोटल एक्सटर्नल डेट जो है वो जून 2026 में 100 बिलियन डॉलर था। मैं पब्लिक डेट की बात कर रहा हूं, जिसमें गवर्नमेंट का डेट और स्टेट बैंक का दोनों शामिल है। तो टोटल जो है वो पब्लिक डेट 100 बिलियन डॉलर के करीब था। और लास्ट क्वार्टर जो एंड हुआ था मार्च का, जो इससे पिछले क्वार्टर से पिछला जो जिस तक का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, जो कि गवर्नमेंट ने पब्लिश किया हुआ है, वो 99.2 बिलियन डॉलर था। तो टोटल हमारा डेट पिछले 3 साल के अंदर तकरीबन उसी लेवल पे है जिस लेवल के ऊपर ये जून 2022 में था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई नया डेट जो है वो रेस नहीं किया। नया डेट रेज करते हैं लेकिन साथ हम रीपे भी करते हैं। तो ऑन नेट बेसिस हमारा फॉरेन डेट जो है वो उसी लेवल के ऊपर स्टैटिक है फॉर द लास्ट 3 इयर्स। और इसको ज़रा थोड़ा सा पीछे अगर आप कंपेयर कर लें
तो 2015 से लेके 2022 तक, तो इन 7 सालों के अंदर हमारा फॉरेन डेट जो है वो $55 बिलियन से, फॉरेन पब्लिक डेट $55 बिलियन से बढ़ के $100 बिलियन पे गया। तो ये तकरीबन ऑन एवरेज जो है वो 6 बिलियन से थोड़ी ज़्यादा हमारे फॉरेन डेट में इजाफा हो रहा था पर ईयर, हर साल का तकरीबन $6 बिलियन। तो पिछले 3 साल के अंदर इसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा, ये उसी लेवल के ऊपर तकरीबन स्टैटिक है। तो इसकी वजह से हमें जो है वो डेट रीपेमेंट में इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड जो है कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। और एक और बहुत अच्छी जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस डेट के अंदर भी इसकी कंपोजिशन जो है, ये कहाँ से हमने रेस किया हुआ है, उसमें बड़ी तब्दीली आई है। तो जो हमारा 22 के अंदर डेट था, जून 22 के अंदर, उसमें तकरीबन 43%, 43% जो है वो हमारा जो मल्टीलैटरल्स हैं, जिनको हम कहते हैं, जैसे जिसमें कि वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इस तरह के दूसरे जो है इंटरनेशनल अदारे जिनसे हमने लिया हुआ है, उनका कंट्रीब्यूशन 43% था। और आपको पता है कि वो ये जो मल्टीलैटरल्स का डेट होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, 15, 20, 25 साल के लोन्स होते हैं लॉन्ग टर्म, और उसमें जो रिलेटेड उसका जो इंटरेस्ट कास्ट होती है वो भी थोड़ी कम होती है। तो लेकिन इसके अंदर हमने इस कंपोनेंट को, ये रिलेटिवली जो बेहतर डेट है क्योंकि इसकी कास्ट कम होती है, इसमें इजाफा किया है। तो ये 43% था जो 2022 के अंदर, ये बढ़ के अब तकरीबन 50% पे चला गया है। तो इस वक्त हमारा जो टोटल डेट है उसमें आधा तकरीबन जो है वो मल्टीलैटरल्स का है, जिसकी कास्ट जो है वो रिलेटिवली लोअर साइड पे। तो इसीलिए आप देखें कि हमारी जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं वो, हालांकि डेट लेवल सेम है, लेकिन इंटरेस्ट की पेमेंट्स हमारी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो रही हैं, और वो इसके बावजूद कम हो रही हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारा जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ गए हैं काफ़ी। जो पहले कोई 3-4 साल पहले 2% के करीब 1.5% पे भी होते थे, तो वो अब 4, 4.25, 4.5% पे पहुंच गए हैं। तो लेकिन इस डेट रेट, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के बावजूद भी हमारी इंटरेस्ट कास्ट जो है वो बढ़ने की बजाय कम हुई है, और उसकी मेन वजह यह है कि हमारे डेट की कंपोजिशन जो है वो चेंज हुई है। और पहले जो ज़्यादा एक्सपेंसिव डेट था, जिस पे ज़्यादा इंटरेस्ट होता था, उसकी बजाय अब हमने जो नया डेट लिया है वो ज़्यादा रिलेटिवली जो है वो उस पर इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़ता है। और साथ साथ हमारे डेट का जो मेच्योरिटी का लेवल है, जो कितनी देर के बाद हमें पे करना है, उसमें भी जो है वो उसके ड्यूरेशन में इजाफा हुआ है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा जो एक्सटर्नल डेट की सस्टेनेबिलिटी है और हमारी कैपेसिटी टू डील विद दिस डेट वो बहुत इंक्रीज हुई है, क्योंकि हमारे रिजर्व बढ़ रहे हैं, जबकि हमारा डेट एक जगह पे रुका हुआ है और उसकी जो कंपोजिशन है उसमें भी काफ़ी चेंज आ गया है। सो ये सब चीज़ों को देखते हुए आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो है वो जो रेटिंग एजेंसीज हैं, पहले फिच ने हमारी रेटिंग अपग्रेड की है, और अभी रिसेंट बिल्कुल ये हफ्ता 10 दिन पहले जो दूसरी बड़ी रेटिंग एजेंसी है S&P, स्टैंडर्ड एंड पोस्ट, उसने भी हमारी रेटिंग जो है वो अपग्रेड कर दी है। तो जो पहले CCC थी उसको उन्होंने अपग्रेड करके अब B- कर दिया है, और उसके साथ हमारी आउटलुक जो है उसको भी स्टेबल कर दिया। तो इसका हमारे जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और आप देखिएगा कि गोइंग फॉरवर्ड इस साल के अंदर भी और नेक्स्ट ईयर में भी हमारी जो डेट रेज करने की कॉस्ट है, जो कि हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि पहले आपको पता है ये 2 साल पहले, 1.5 साल पहले 10% से ऊपर भी हमें कोई देने के लिए तैयार नहीं होता था। इस वक्त जो है वो हम जो रिसेंट जो डेट रेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट सब्सटेंशियली नीचे बहुत कम वो आ चुकी है, और साथ में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं डेट रेज करने के लिए वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ये सब जो है वो एक्सटर्नल अकाउंट की स्टेबिलिटी और उसका जो हमारे एक्सचेंज मार्केट और उसके ऊपर इम्पैक्ट भी गोइंग फॉरवर्ड जो है वो बहुत पॉजिटिव आएगा। तो ये क्योंकि आप अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने कहा मैं पहले से आपको इसका जवाब दे दूं कि 26 बिलियन को में से 16 बिलियन रोल ओवर होगा, बाकी 10 बिलियन रीपे करना होगा, और हमारे रिजर्व जो है वो आपको पता है कि अभी इस वक्त $14.5 बिलियन के करीब हैं, तो 14 बिलियन से ऊपर। तो इसलिए हमारे पास तो पहले ये सिचुएशन नहीं होती थी। पिछले सालों में देखें 23 में या 24 के अंदर हमारे रिजर्व्स जो है रीपेबल अमाउंट से कम थे, तो लोगों का कंसर्न होता था कि पता नहीं हम टाइमली पे कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन इस वक्त हमारे रिजर्व्स जो हैं, जो हमने नेक्स्ट ईयर में रीपे करना है, जो एक्चुअली रीपे करना है, उससे काफ़ी ज़्यादा है।
और हमारे रिजर्व्स की इंपोर्ट कवरेज जो है वो भी उसमें काफ़ी बेहतरी अब आ गई है, और इसलिए जो हमें डेट, इस लेवल ऑफ डेट को डील करने में कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। तो इसके साथ बस मेरा ख्याल है, अब अगर आप इजाज़त दें तो आप क्वेश्चंस ले लेते हैं। और हाँ, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और हम अनाउंसमेंट करते हैं, तो पहले मैंने आपसे जो है इन्फ्लेशन का नंबर शेयर कर दिया कि नेक्स्ट ईयर 5 to 7% रहेगा। फिर हमारा जो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 0 से 1% के दरमियान रहेगा, और हमारा जो GDP ग्रोथ है वो 3.25 से 4.25% पे रहेगा। जो एक चौथा नंबर हमें शेयर हम आपसे नॉर्मली करते हैं, और वो ये है कि हमारे रिजर्व्स का आउटलुक क्या होगा, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। तो इस वक्त जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो कि जून में हमने क्लोज किया था $14.5 बिलियन पे, ये इंशाल्लाह दिसंबर के एंड तक बढ़ के तो $15.5 बिलियन हो जाएंगे। और फिर उसके बाद सेकंड हाफ में इसमें मजीद इजाफा होगा। तो सेकंड हाफ के अंदर जो जब जून तक हम पहुंचेंगे, तो इस वक्त का जो टारगेट है वो $17.5 बिलियन का हमने रखा हुआ है, $17.5 बिलियन। तो $14.5 बिलियन से $17.5 बिलियन पे चले जाएंगे। और इसमें अगर हम कोई और जो यूरो बॉन्ड या इस तरह की कोई चीज़ और कोई बॉन्ड फ्लोट करते हैं या कुछ और जगह से रेज करते हैं, तो फिर इसमें मजीद इजाफा होगा। लेकिन अभी इस स्टेज के ऊपर जो एग्जिस्टिंग जो हमारी सिचुएशन है उसको देखते हुए हम समझते हैं कि ये $17.5 बिलियन तक तो जून 2026 तक चले जाएंगे, और दिसंबर तक ये $15.5 बिलियन के होंगे। और ये इसके बावजूद है कि हमने इस दफ़ा भी इस साल के अंदर भी तकरीबन $26 बिलियन के रीपेमेंट्स को डील करना है। कुछ रोल ओवर होंगे, कुछ हम रीपे करेंगे।